गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में थोड़ा फर्क होता है। ऑफलाइन में तो हम आपके सामने होते हैं, आप जब चाहें कोई भी प्रश्न पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ केवल आप कमेंट्स के माध्यम से और वो भी बाद में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा फर्क है। इस फर्क को दूर करने के लिए आप सक्रियता के साथ बैठें, अपनी कॉपी, पेन, किताब साथ में लेके बैठें, धैर्य रखें। जो पिछले टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनको पढ़ने के बाद कंटिन्यूअस में पढ़ें। आप बीच बीच में टॉपिक छोड़ देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो धैर्य की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल आसान टॉपिक अपने चल रहा था पाचन तंत्र। एक बार पिछले टर्म पर जो पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान दें, ये मानव के पाचन तंत्र का हमने चित्र बनाया हुआ है। ध्यान दें, इसमें सभी अंगों को आज पुनः फिर से दिखाया है ताकि आप अलग अलग इनको पहचान सकें। देखिए, ये पहला भाग है पाचन तंत्र का, आहार नाल का मुख। ये वाला भाग है, आप चाहें तो मैं लिख देता हूं मुख, जो मुख गुहा में खुलता है। आप जानते हैं मुख गुहा के अंदर दांत होते हैं, जीभ होती है, जीभ पर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो लार छोड़ती हैं, जिनके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। दांत हमने आपको बताए 4 प्रकार के होते हैं: कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। चवर्णक और अग्रचवर्णक का कार्य चबाना है। रदनक का कार्य भोजन को चीरना फाड़ना है। कृतनक का कार्य भोजन को कुतरना यानी काटना है। मुख गुहा से ये जो भोजन है, ये यहां पर ये जो अंग है इसको बोलते हैं ग्रसनी। तो ये ग्रसनी से होता हुआ और ये ईसोफेगस यानी ग्रास नली में आता है। तो ये भाग है इसका ग्रास नली या ग्रसिका या ईसोफेगस बोलते हैं इसको। ईसोफेगस से ये भोजन यहां पर आ जाता है। इस पार्ट को आप बोलते हैं पेट, आमाशय, उदर या अंग्रेजी में स्टमक। आमाशय, उदर भी बोल सकते हैं, आमाशय भी बोल सकते हैं, पेट भी बोल सकते हैं। इसके भी आपको 3 भाग बताए थे, ये प्रारंभिक भाग, ये बीच वाला भाग और ये अंतिम भाग। तो ये जो प्रारंभिक भाग था ये कार्डियक भाग कहलाता है, कार्डियक भाग। और ये वाला जो अंतिम भाग है ये पाइलोरिक भाग कहलाता है, पाइलोरिक भाग। और बीच वाला जो इन दोनों भागों को जोड़ता है वो फंडिस भाग कहलाता है, यानी ये बीच में है फंडिस पार्ट, इसका फंडिस भाग। अब ये भोजन जो है आमाशय से और फिर ये छोटी आंत में चलता है। ये छोटी आंत है, देखिए मैंने प्रारंभिक भाग छोटी आंत का ग्रीन मार्कर से दिखाया है, ग्रीन पेन से दिखाया है। ये जो नली है, नली तो ये पूरी ही है, इसीलिए इसको आहार नाल कहते हैं, भोजन नली। तो इसमें ये जो ग्रीन पेन से दिखाया है ये छोटी आंत का पहला भाग है। छोटी आंत के 3 भाग आपको बताए हैं, ग्रहणी, अग्रक्षुधांत्र और क्षुधांत्र। तो जो पहला भाग है ये वाला जो ग्रीन से दिखाया है ये है ग्रहणी।
इससे अगले वाला जो भाग है जो हमने ब्लैक से दिखाया है, ये ब्लैक से जो दिखाया है ये है अग्रछुदांत्र, और ब्लैक से ही ये अंतिम भाग जो दिखा रखा है ये वाला, यहां से चालू कर ले इसको और यहां तक कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। तो ये जो है ये आपका क्षुदांत्र हो गया, यानी अंतिम भाग क्षुदांत्र हो गया छोटी आंत का, प्रारंभिक भाग ग्रहणी हो गया और बीच वाला भाग अग्रछुदांत्र हो गया। अब ये जो है इस तरीके से कुंडलित रूप में रहती है, कोई फिक्स संरचना नहीं है, कैसे भी आप इसको घुमा करके बना सकते हैं। अब ये जो छोटी आंत है ये समाप्त हो गई यहां पर क्षुदांत्र में, और समाप्त होने के बाद ये फिर जुड़ती है बड़ी आंत से। ये बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग हो गया जिसको अपन अंधनाल कहते हैं। बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग अंधनाल, ये प्रारंभिक भाग हो गया बड़ी आंत का अंधनाल। इसके पास में नीचे की तरफ ये एक लगभग 4-5 इंच लंबी नली का नुमा रचना है जिसको अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं। फिर ये इसका बीच का भाग आ जाता है, ये तो प्रारंभिक भाग हो गया, इसका अंधनाल कहलाता है। ये बीच वाला भाग जो कहलाता है बृहदांत्र, ये हमने यहां पर लिख दिया इसको, ये बृहदांत्र, ये बीच वाला भाग है बृहदांत्र। प्रारंभिक भाग ये मान ले, ये तो हो गया अंधनाल, फिर यहां से यहां तक ये बीच का बृहदांत्र हो गया, और ये जो अंतिम भाग है ये मलाशय कहलाता है। और मलाशय हमारे शरीर से एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। इस छिद्र को हम एनस या गुदा या मल द्वार कहते हैं। तो ये पाचन नली या आहार नाल का चित्र हमने बनाया, आपको फिर से समझाया। अब देखिए ये जो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है ग्रहणी, यहां पर हमने बहुत महत्वपूर्ण 3 अंग बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण 3 अंग। इनकी पोजीशन देख लें, हमने आपको अलग से दिखाने के लिए मार्कर भी यूज किया है बदलते हुए। तो देखिए ये जो ग्रहणी है इससे एक ये नली निकली है और उस नली से एक महत्वपूर्ण ग्रंथि जुड़ी हुई है, वो है यकृत ग्रंथि। ये जो रेड मार्कर से बताई है ये यकृत ग्रंथि है। फिर इसी से ये जो नली के द्वारा यकृत ग्रंथि जुड़ी है ग्रहणी के साथ, इस नली से एक और नली निकली हुई है जिससे भी एक महत्वपूर्ण अंग जुड़ा हुआ है पित्ताशय, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब ग्रहणी से ही देखिए यहीं से एक और अंग निकला हुआ है जिसको हमने हरे ग्रीन मार्कर से बताया है, अंदर से रेड मार्कर से भर दिया इसको। तो ये वाला जो भाग जो आपको लीफ टाइप दिख रहा है, पत्ती नुमा दिख रहा है, ये पैंक्रियाज यानी अग्नाशय कहलाता है। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। एक बार दोबारा से इनकी पोजीशन समझ लें। ये छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है ग्रहणी। ग्रहणी से एक नली द्वारा जुड़ा हुआ है ये यकृत लीवर, और इस नली से एक और नली कनेक्ट है और वो नली जुड़ी हुई है पित्ताशय से यानी गॉल ब्लैडर से, और यहीं से एक और अंग जुड़ा हुआ है ग्रहणी से ही और वो है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। ये जो यकृत और अग्नाशय है ये दोनों ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां क्या होती हैं हम अभी आपको बता रहे हैं। तो इन अंगों की पोजीशन आप समझ लें, उसके बाद देखिए ग्रंथियां हम बता रहे थे, यकृत की ग्रंथि है, अग्नाशय की ग्रंथि है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है कि साहब ये ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथियां भी अंग हैं, लेकिन सारे अंग ग्रंथि नहीं हो सकते। यानी हम नाक को ग्रंथि नहीं कह सकते, कान को ग्रंथि नहीं कह सकते। तो आप कहेंगे फिर किनको कहेंगे ग्रंथि? तो ग्रंथि उन अंगों को कहते हैं जो रसायन पदार्थ, कोई केमिकल सिक्रेट करते हैं। अब ये केमिकल जो है ये कोई रस हो सकता है, जूस, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, यानी हमारे बॉडी के वे अंग या वे बॉडी पार्ट्स जो कोई रसायन छोड़ते हैं
वो रसायन रस हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। तो ऐसे अंग जो रसायन छोड़ते हैं उनको हम ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स कहते हैं। और ये ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरी मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। क्या फर्क है इनमें देखिए। बाह्य स्रावी ग्रंथि ये वे ग्रंथि हैं जो रस और एंजाइम छोड़ती हैं। यहां देखिए हमने रसायनों को 3 कैटेगरी में बांटा था, रस, एंजाइम और हार्मोन। तो जो रस और एंजाइम छोड़ती हैं वो ग्रंथि बाह्य स्रावी ग्रंथि कहलाती हैं, जैसे कि लीवर ग्लैंड, ये यकृत ग्रंथि आपकी, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। एक और दूसरी बात देखिए, ये जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई बहिस्रावी ग्रंथि है, तो ये जो रस छोड़ेगी ये रस बाहर छोड़ेगी, बाहर आएगा, इसलिए इसको बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ये जो रस बाहर आएगा ये रस नलिकाओं के द्वारा रक्त में पहुंचता है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि जो रस छोड़ती है वो बाहर छोड़ती है। अब दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये वे ग्रंथि हैं जो हार्मोन छोड़ती हैं। अब आप कहेंगे साहब ये रस, एंजाइम और हार्मोन, इनमें क्या फर्क है। तो देखिए ये जो रस और एंजाइम है ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। रस और एंजाइम जो है ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। आप पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो पाचन की क्रिया में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, रस और एंजाइम की। भोजन का पाचन एंजाइम ही करते हैं। और हार्मोन ये हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि यानी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन ग्रोथ डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं और रस और एंजाइम जो है ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। तो जो हार्मोन छोड़ती हैं ग्रंथियां वो अंतःस्रावी कहलाती हैं, और जो रस एंजाइम छोड़ती हैं वो बाह्य स्रावी कहलाती हैं। और कुछ ग्रंथि ऐसी भी हैं जो रस, एंजाइम और हार्मोन यानी दोनों छोड़ती हैं, एंजाइम भी छोड़ती हैं और हार्मोन भी छोड़ती हैं। तो ऐसी ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, जैसे अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड्स आपको पढ़नी है आज। तो ये यकृत वाली तो हो गई आपकी बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और ये पैंक्रियाज हो गई आपकी मिश्रित ग्रंथि। तो ये मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि ये पाचक रस भी छोड़ती है और हार्मोन भी छोड़ती है। अभी हम बताएंगे ये कौन से हार्मोन छोड़ती है, कौन से रस छोड़ती है। तो आप पहले इसको नोट करेंगे। देखिए हाँ, ये यकृत ग्रंथि और देख लें, फिर नोट कर लेना। तो यकृत ग्रंथि के बारे में आप देखें, यकृत ग्रंथि, लीवर ग्लैंड्स, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट और सबसे भारी यानी हैवीएस्ट, हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर ग्लैंड्स, और सबसे हैवीएस्ट भी है, सबसे भारी भी है। और ये ग्रंथि कहाँ होती है, ये ग्रहणी के पास स्थित होती है। देखिए ये ग्रहणी है आपकी, यानी छोटी आंत का पहला भाग जो यू टाइप में बन रहा है, तो यहां पर ये स्थित होती है इसके पास में। और ये एक रस छोड़ती है। देखिए बहिस्रावी ग्रंथि है, रस छोड़ेगी, तो ये रस छोड़ती है और उस रस का नाम है बाइल जूस, पित्त रस। यकृत ग्रंथि जो रस छोड़ती है उसको बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं। और ये जो पित्त रस है ये काम क्या करता है, तो इसका काम है वसा का पायशीकरण करना। देखिए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन में वसा पाई जाती है, फैट,
अब जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो जटिल भोजन है और उसको सरल में बदलना पाचन प्रक्रिया है। तो मान लीजिए ये वसा की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, गोलिकाएं हैं। तो ये जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, इनको ये जो पित्तरस है यानी ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस, ये इनको छोटी छोटी ड्रॉप्स में बदल देता है। ये जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वसा की, इनको छोटे छोटे ड्रॉप्स में बदल देता है। कौन? बाइल जूस। यानी वसा का क्या कर देता है? पाचन। ये वसीय अम्ल की ड्रॉप्स है, ये वसा है, ये वसीय अम्ल है। वसीय अम्ल से हमें ऊर्जा मिलती है, यानी भोजन का पाचन हो जाता है, पाचन के बाद हमको ऊर्जा मिलती है। तो वसा की बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी गोलिकाओं में बदल देता है पित्तरस। यदि ये वसा की बड़ी गोलिकाएं छोटी गोलिकाओं में नहीं बदली तो वसा का पाचन नहीं हो सकेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है पित्तरस का। ये पित्तरस वसा की बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में छोटी छोटी ड्रॉप्स में बदल देता है और ये जो क्रिया है ये वसा का पायसीकरण कहलाती है, वसा का इमल्सिफिकेशन कहलाती है। देखिए ये मैं बता रहा था बड़ी ड्रॉप्स हैं, इनको ये छोटी ड्रॉप्स में बदल देती है। तो ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है और दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। तो ये मिलकर के जो पदार्थ बनाते हैं उसको इमल्शन बोला जाता है। तो ये जो क्रिया है ये इमल्सीकरण या पायसीकरण कहलाती है। तो हमने यहां लिखा है कि पित्तरस वसा का पायसीकरण करता है यानी इमल्सिफिकेशन करता है या इमल्सीकरण करता है। ध्यान रहे ये पित्तरस को कहां बनता है? यकृत में बनता है, यकृत ग्रंथि बनाती है पित्तरस को। अब ये पित्तरस भोजन को पचाएगा यानी भोजन में जो वसा है उसको पचाएगा। तो पित्तरस यहां पर बनेगा, ये पित्तरस बनेगा इस तरीके से, ये यकृत के अंदर, और ये पित्तरस इस नली में होकर के आएगा। अब इस नली में होकर के आएगा, ये जो नली है ये यहां पर ये ग्रहणी में आ जाएगा, ग्रहणी से जुड़ी हुई है ये। तो ये जो पित्तरस इसने बनाया है वो इस ग्रहणी के अंदर आ जाएगा और ग्रहणी में ऊपर से जो है भोजन आ रहा है तो उस भोजन को पचाएगा। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा पित्त जो बना देगा यकृत, वो इधर पित्ताशय में आकर के इकट्ठा हो जाएगा। काम के लायक जो पित्त है वो तो आ जाएगा ग्रहणी में, और जो आवश्यकता से ज्यादा पित्त है यानी एक्सेस बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा हो जाएगा, पित्ताशय में आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो यकृत है जो कि बाइल जूस छोड़ता है, बाइल जूस जो कि वसा का पायसीकरण करता है और ये ग्रहणी में आता है भोजन को पचाने के लिए, और जो एक्सेस होता है वो पित्ताशय में जाकर संग्रहित हो जाता है। ये जो यकृत है ये देखिए एक अंग है और आप जानते हैं अंग टिश्यूज से, ऊतक से बनता है और ऊतक सेल्स यानी कोशिकाओं से बनता है। तो मुख्य रूप से अगर हम सीधी सीधी बात करें तो यकृत जो है जिन सेल्स से बनता है उनको हेपेटिक सेल्स कहते हैं। तो हेपेटिक सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं और वो जो टिश्यू है वो इसमें छोटी छोटी पालियां बना देते हैं, यानी हेपेटिक सेल से छोटी छोटी पालियां बनती हैं। मुख्य रूप से दो पालियां बनती हैं इसमें, पालियों के अंदर पालियां हैं छोटी छोटी। तो मुख्य रूप से दो पालियां कह सकते हैं आप, बाईं पाली और दाईं पाली, इस तरीके से। तो बनती तो ये मूल रूप से संरचनात्मक इकाई इनकी हेपेटिक सेल्स है। तो अब इसको आप नोट कर लें, ये चित्र आपने बनाया हुआ है पहले, आप दोबारा से भी बना सकते हैं। देखिए जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अधिक समझ पाएंगे। तो चित्र बना लें और ये नोट कर लें, नोट करते जाएं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स वे अंग जो कोई रसायन पदार्थ छोड़ते हैं
जैसे कोई रस या कोई एंजाइम या कोई हार्मोन, तो उन अंगों को हम ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां तीन प्रकार की हैं, बाह्य स्रावी यानी एक्सोक्राइन, अंतः स्रावी यानी एंडोक्राइन और मिश्रित यानी मिक्स्ड ग्लैंड। बाह्य स्रावी ग्रंथि जो रस और एंजाइम छोड़ती है उनको कहते हैं जैसे यकृत ग्रंथि, लीवर ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन छोड़ती है उनको कहते हैं जैसे पीयूष ग्रंथि। अब हमने आपको बताया कि ये रस और एंजाइम भोजन को पचाते हैं और हार्मोन वृद्धि और विकास पर नियंत्रण करते हैं। मिश्रित ग्रंथि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों ही स्रावित करती है जैसे अग्नाशय ग्रंथि। अब हम इनमें से दो ग्रंथि पाचन तंत्र में हमारे यहाँ पर आ रही हैं, एक और है हालांकि लाल ग्रंथि जो मुख गुहा के अंदर होती है, वो भी आपको बताएंगे। तो यकृत ग्रंथि फिर हमने लिखा है तो आप इसको भी नोट करेंगे। यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी सबसे भारी ग्रंथि है, ग्रहिणी के पास स्थित होती है, बाइल जूस छोड़ती है और ये बाइल जूस जो है वसा का एमल्सीकरण करता है, पायसीकरण करता है, मींस वसा की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को छोटी छोटी ड्रॉप्स में बदलता है। वसा की जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड कहलाती हैं। ये जो पित्तरस बनता है ये भोजन को पचाने के लिए ग्रहणी में आता है और जो एक्सेस होता है वो पित्ताशय में जाकर संग्रहित होता है और यकृत जो है हिपैटिक सेल से बनता है। फटाफट नोट कर लें। जिन बच्चों की लिखने की स्पीड कम है वो लिखने की स्पीड बढ़ाएं और फिलहाल फिलहाल आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे बाद में अगर रह भी जाते हैं तो नोट कर लें।
तो देखिए अगली ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्लैंड्स। ध्यान दें सभी, अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्लैंड। देखिए चित्र में ये जो ग्रहणी है इसके पास में ये पत्ती के नुमा एक संरचना स्थित है, एक अंग स्थित है। इस अंग का ही नाम अग्नाशय है, पैंक्रियाज है। इसको ग्रंथि हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हार्मोन छोड़ती है, ये रस छोड़ती है, इसलिए हम इसको ग्रंथि कह रहे हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि यह एक मात्र मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड, जो बाह्यस्रावी भी है, यानी इसका कुछ भाग बाह्यस्रावी है और कुछ भाग अंतःस्रावी है। ये विशेष प्रकार की सेल से बनी होती है जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। जैसे यकृत ग्रंथि हिपेटिक सेल्स से बनती है, ऐसे अग्नाशय ग्रंथि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं से बनती है। ध्यान रहे ये कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, अल्फा और बीटा। जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन छोड़ती हैं और जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन छोड़ती हैं। तो चूंकि ये ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती है। इन हार्मोन्स का काम क्या है? ये रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन जो है हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखते हैं। ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ग्लूकागॉन, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। शर्करा का जो स्टोर होता है हमारे शरीर में वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है ग्लूकागॉन हार्मोन। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, यानी इससे जस्ट विपरीत काम है इंसुलिन का। ये इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, यानी शुगर की मात्रा बढ़ने लगेगी। और बहुत अधिक मात्रा जब हो जाएगी तो ये शुगर जो है मूत्र के साथ, यूरिन के साथ बाहर निकलने लग जाती है। और इस बीमारी को आप सभी जानते होंगे, मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस या शुगर की बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण काम है हार्मोन्स का। इसके अलावा बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी ये रस यानी एंजाइम छोड़ती है। और एंजाइमों का काम हमने आपको बताया था भोजन का पाचन करना। तो अग्नाशयी रस में जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम भी होते हैं, वसा पाचक एंजाइम भी होते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम भी होते हैं। यानी मेजर पार्ट्स जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन भोजन के, उन सब को पाचन करने के लिए एंजाइम जो है अग्नाशय रस में होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित रस में होते हैं। तो नोट कर लें आप,
और हम नोट करें लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड। नोट कर लें इसको, लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड। तो लार ग्रंथि मुख गुहा में स्थित होती है। यह ग्रंथि लार यानी सैलाइवा छोड़ती है, और ये जो सैलाइवा है, लार है, ये भोजन को चिकना और लसलसा बना देता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, और उन छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में ये लार मिलकर के उस भोजन को चिकना और लसलसा बना देती है, ताकि आसानी से भोजन को निगला जा सके, वो कंठ में चुभे नहीं, इस नलिका को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये जो लार है, इसमें लार एमिलेश नाम का एंजाइम होता है, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, यानी ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है, इसमें एंजाइम छोड़ती है ये। तो ये भोजन की स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। देखिए स्टार्च जो है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो शर्करा है ये सरल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी शर्करा ही होती है। तो इसका मतलब ये जटिल को सरल में बदल रहा है, यानी उसका पाचन कर रहा है। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है। कर्ण पूर्व यानी कर्ण का मतलब कान, तो कान से पहले का भाग, यानी ये जो गाल जिनको आप बोलते हैं, तो ये गालों में पाई जाती है। तो कर्ण पूर्व लार ग्रंथि ये गाल में पाई जाती है। दूसरी ग्रंथि जो है लार ग्रंथि दूसरे प्रकार की, उसका नाम है अधोजंभ लार ग्रंथि। अधोजंभ लार ग्रंथि। अधोजंभ लार ग्रंथि। और ध्यान रहे ये भी एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय की तरह ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये वाली जो लार ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी सब लार ग्रंथि मिश्रित नहीं है। ये वाली ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि है, इसका कुछ भाग जो है हार्मोन छोड़ता है। और तीसरी अधो जिह्वा लार ग्रंथि। यानी जिह्वा के अधर भाग में है ये, जीभ के अधर भाग में इसकी स्थिति है। तो नोट कर ले सभी, लार ग्रंथि सैलाइवरी ग्लैंड मुख गुहा में स्थित होती है, और ये लार यानी सैलाइवा छोड़ती है, जो भोजन को चिकना यानी लसलसा बना देता है, ताकि उसको निगलने में सुविधा रहे। लार में लार एमिलेस यानी टाइलिन एंजाइम होता है, जो भोजन की सरल को पचाता है, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं।
कर्णपूरुलार ग्रंथि, अधोजंघलार ग्रंथि, अधोजिह्वालार ग्रंथि। कर्णपूरुलार ग्रंथि गालों में पाई जाती है, अधोजिह्वालार ग्रंथि जीभ के अधर भाग में पाई जाती है, और अधोजंघलार जो ग्रंथि है ये इन दोनों के बीच की पोजीशन में है। तो सभी विद्यार्थी अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर, अपने ब्रेन में इस टॉपिक को बैठाएं, और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे बोल सकते हैं, लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको यथासंभव शीघ्र रिप्लाई करेंगे। और देखिए, आप जब लाइक करते हैं तो हम कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित होते हैं, समय पर वीडियो अपलोड करने के लिए उत्साहित होते हैं। इसलिए आप, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। कल हम पाचन की क्रिया विधि बताएंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है पाचन तंत्र में। तो ये पाचन तंत्र की संरचना आप ढंग से समझ करके आए, फिर हम बताएंगे भोजन का पाचन कैसे होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।